वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम क्लास 12 जो आपका एकेडमिक ईयर है 2023 से 24 का, इसका हम मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के उसी पोर्शन को यूनिट 1 जो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, उस पर मैंने एक सिलेबस का डिस्कशन किया है, एक लेक्चर हमने बनाया है ना। अगर आप उसे नहीं देखे तो कृपया उसे देख लीजिए, तो ताकि उस प्रकार से हम अपनी स्ट्रेटजी बना करके अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो आपके पास बेसिकली अब आप क्लास 12 में ही जाने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12 के पेपर चल रहे हैं। 3 से 4 माह तक के पेपर एंड हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगा, ताकि आप इसमें आपको अधिक से अधिक समय मिलेगा आप अपने सिलेबस को कवर करने में और अच्छे से स्टडी करने में। तो आइए उसी चीज़ को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट यूनिट का जो था रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, इसमें फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध तथा फलन। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को। आपका चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको संबंध तथा फलन। जैसा कि आप लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे जो संबंध होता है ना, और फलन, इसे क्लास 11th में आप अच्छे से हल्का सा पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें आपको बताया गया होगा संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है। जैसा कि आप इसको पढ़ने से पहले आप मतलब कि आप अगर मैथ पढ़े ही नहीं थे तो उसके बारे में भी आप इस चीज़ से भली भांति परिचित होते होंगे, संबंध, ठीक है। जैसे कि दो लोगों के बीच का संबंध हो गया, दो व्यक्तियों के बीच का संबंध हो गया, है ना। ऐसे मतलब कि बहुत चीज़ हो सकते हैं संबंध, ठीक है। जैसे कि भाई बहन का संबंध हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे संबंध होते हैं, इस चीज़ से आपसे परिचित हैं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे राइट करेंगे, कैसे इसको हम डिराइव करेंगे और कैसे इसको हम कहेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल पोर्शन में इससे कैसे हम देखेंगे, तो हम उसी चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेट, ठीक है ना, कोई सेट लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संबंध जो होता है दो व्यक्तियों, ठीक है ना, दो व्यक्तियों या दो परिवारों के बीच में होता है। तो इसी प्रकार से हम संबंध देखेंगे दो समुच्चयों के बीच का, ठीक है। यही संबंध जो आपका होता है ना, मैथमेटिकल रिलेशन, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दो व्यक्तियों या दो परिवारों के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी चीज़ को, संबंध को परिभाषित करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसे करने से पहले हम थोड़ा सेट के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा सेट थ्योरी, तो उसमें बताया गया होगा समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, तो उसमें आपको कहा गया होगा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये चीज़ एक आता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है, ठीक है, सुपरिभाषित का मतलब होता है, बताते हैं, इसका मतलब होता है आप पहचान पाएँ, फर्स्ट इज एंड सेकेंड इज, आप ये पहचान पाएँ कि और उसमें जो आएगा अद्वितीय होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा, ठीक है। पहला क्या है, आप पहचान पाएंगे, आप पहचान सकेंगे, इससे कहते हैं रिकॉग्नाइजेबल। एंड सेकेंड इज यूनिकनेस, अद्वितीयता, उसमें मतलब कि आप वो कौन सा होगा, उसमें वो अद्वितीय होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं आपको बताया गया होगा समुच्चय में, जैसे कि ए समुच्चय को हम प्रायः इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं, क्लियर। तो ए अगर हम कह दें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वरों का समुच्चय, ठीक है। तो जैसे देखिए AEIOU, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वरों का समुच्चय है, ठीक है ना, वावेल का समुच्चय है, क्लियर है। तो आप जानते हैं AEIOU, ठीक है। बेसिकली इसमें जो आ रहा है ना, उसको बोलते हैं इस समुच्चय ए का अवयव। इसे आप किसी भी अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। ABCD एंड सो ऑन, जो आपकी इच्छा हो इससे हम कर सकते हैं। और जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे ना, ये इसके एलिमेंट अवयव बोले जाएंगे इस समुच्चय ए के, क्लियर है। इसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। AEIOU ये समुच्चय हैं, क्यों हुए, क्योंकि आप इसमें पहचान पा रहे हैं, देखिए इसमें पहचान पा रहे हैं कि इसमें कौन आ रहा है, क्या बी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, स्वरों का समुच्चय है ना। क्या सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या ई आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये पहचान हो गया, आप पहचान पा रहे हैं।
क्या इसमें कुत्ता आएगा? नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वरों का समुच्चय है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वरों के समुच्चय में कुत्ता या बिल्ली नहीं आता है, या आदमी भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। क्लियर है ना चीज़? ये आपका पहचान हो गया। और सेकेंड होगा यूनिकनेस, कहने का मतलब अद्वितीय। जैसे कि ए आ रहा है ना, इसमें अब ए के जैसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर है ना? क्यों नहीं आएगा? आप देखते हैं कि APPLE ये एप्पल होता है ना, तो इसमें ए के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसको एक ही जगह पे प्रयोग करने पे, यूज करने पर उसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पर अन्य भी किसी चीज़ को प्रयोग कर लेंगे ना तो दूसरा वर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। एक ही जगह पे आप दूसरा, इसमें से कोई अन्य वर्ड यूज करेंगे तो दूसरा वर्ड बन जाएगा। क्लियर है ना? इसको स्मॉल में ही लिखते हैं हम ताकि ठीक रहे आपके लिए, ठीक है। एक ही जगह पे आप किसी को रिप्लेस नहीं, ए इज रिप्लेस बाय ओनली ए, तो ए यूनिकनेस बता रहा है। इसमें ई आया है ना, तो ई को सिर्फ ई से ही रिप्लेस कर सकते, ई की जैसा और कोई नहीं है होने वाला है। क्लियर है? आप जानते हैं कि समुच्चय में अगर जो 2 बार आता है उसको एक ही बार लिखते हैं। क्लियर है? जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए आप, अगर ए कोई हो ना ऐसे 1 1 2 2 3, तो इसको ये कुछ और नहीं है, 1 2 3 है। क्लियर है ना? इसको 3 2 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है चीज़? आप इसी पे देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप और भी चीज़ जाने होंगे समुच्चय में, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे समुच्चय के बारे में। तो आप जानते हैं कि एक सिंबल आते हैं, सिंबल पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। ए अगर इसमें आ रहा है ना, तो ऐसे थोड़ा ना कहेंगे ए का ए में आ रहा है, तो मैथमेटिक्स में इसको कैसे राइट करेंगे? ऐसे राइट करेंगे मैथमेटिक्स में, ए इज बिलोंग टू ए। ये आप देख रहे हैं इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, से संबंधित है, ठीक है ना। बी को क्या बोलेंगे? बी इज आल्सो बिलोंग टू ए। क्या बी ए में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे जो आ रहा है उसके लिए ऐसा चिन्ह, जो नहीं आ रहा है उसके लिए ऐसा चिन्ह। बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। ए क्या है? ए इज सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? बी नॉट बिलोंग टू ए। और क्या इसमें आई आ रहा है? ई भी आ रहा है, तो ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? ओ बिलोंग्स टू ओ, ए, यू बिलोंग टू ए। क्लियर है ना? जो चीज़ नहीं आ रहा है उसके लिए ऐसा चीज़ यूज करेंगे। क्या इसमें 1 आ रहा है? 1 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ अभी बात समझ गए होंगे। इसे आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हल्का सा देख लीजिए जो आपके यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक आता है कार्डिनल नंबर, जिसे हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ ए। कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ ए। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट, कितने अवयव आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट आ रहे हैं, इसे ऐसे राइट कर लेंगे। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। और एक सिंबल आता है ना फॉर एवरी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या? एक सिंबल आता है ऐसे, ए को उल्टा कर देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फॉर एवरी या फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए या सभी के लिए, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, फॉर एवरी या फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए। क्लियर है? इस चीज़ को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ वीडियो को पॉज करके इसे आप लिख लिए होंगे, ठीक है। मैंने आपको हल्का सा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है इसको, ठीक है ना। तो अब आप आगे देखते हैं जो आपके काम की चीज़ें हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारी काम की चीज़ें हैं, ठीक है ना। और देखिए अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सेट मतलब अरिक्त समुच्चय हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसे हम या तो फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, इसको हम या तो फाई के द्वारा डिनोट करते हैं, या ए को लिखते हैं, इसमें कुछ कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। ये सभी क्या है? रिक्त समुच्चय हैं, ठीक है ना। ये क्या है? रिक्त समुच्चय हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायड या नल सेट, ठीक है ना। वायड या नल सेट। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, गलती से भी अगर हम ए को ऐसे लिख दिए ना, ए को ऐसे लिख दिए, इसमें फाई लिख दिए ना, तो आपका एकल समुच्चय बन जाएगा, ठीक है ना। एकल समुच्चय बन जाएगा, इसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को,
इसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, ठीक है ना, एकल समुच्चय बोलते हैं। क्लियर है चीज़? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो आ रहा है फाई, समझ में आया? इसे बोलते हैं फाई। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। अब हम जब भी बात करेंगे ना, अगर हम जब भी बात करेंगे तो क्या करेंगे? अरिक्त समुच्चय की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू फाई। क्लियर है ना? तो अब देखते हैं, हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं, आप इसे अच्छे से पढ़े होंगे। तो आइए देखते हैं अपने सिलेबस पे। अब हम देखेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, इसी पे आपका बेस होता है, जो आपका संबंध होता है। तो आइए इसी पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम कहेंगे, आप हेडिंग बना लीजिएगा, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो हम लिखते हैं इस चीज़ को, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, ठीक है। तो उनके कार्तीय गुणनफल को एक रास बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि निम्न रूप से परिभाषित है। तो आप क्या लिखेंगे, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है। इसके मैथमेटिक्स में ऐसे राइट करेंगे, आप इस चीज़ को लिखिए, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। हमने लिख दिया इसको मैथमेटिक्स में, ए नॉट इक्वल टू फाई, बी नॉट इक्वल टू फाई। तो इनके कार्तीय गुणनफल को एक रास बी के द्वारा, एक रास बी ऐसे लिखेंगे, एक रास बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि निम्न रूप से परिभाषित है। ऐसे एक रास बी आया ना, एक रास बी आया तो कैसे आएगा, पेयर में आएगा, ए बी सच डैट, सच डैट, इससे क्या बोलते हैं, सिंबल देखिए, सच डैट, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, यहाँ कहीं लिख देंगे, इसका मतलब होता है सच डैट, इस प्रकार है कि, फॉर एवरी, ये सिंबल जो उल्टा है बना है ना, इसे बोलते हैं फॉर एवरी। क्या बोलते हैं, फॉर एवरी, या प्रत्येक के लिए, अभी बताया पीछे, फॉर एवरी या प्रत्येक के लिए, या फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल या फॉर एवरी, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। क्लियर? इस चीज ए डिफिनीशन होता है, इसे बोलते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। जैसा आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं ना, अगर इसी को x एक्सिस ले लें, इसी को y एक्सिस ले लें, तो आपको पेयर में मिलता था x कामा y, वही चीज़ है यहाँ पर। क्लियर है ना? सेम चीज़ यहाँ पे आया है, एक ऐसा चीज़ है, उसके द्वारा हम दो निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़े हैं उसको हम पा सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो मैथमेटिक्स में कैसे राइट करेंगे, ए नॉट फाई बी नॉट फाई। तो इनके कार्तीय गुणनफल को एक रास बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वो कैसा होगा, ऐसा होगा, पेयर में आएगा, इसे बोल देंगे पेयर, युग्म ए पी में आएगा। सच दैट ऐसा होगा कि ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। जो यहाँ पे पेयर में दिख रहा है ना आपको, पहला वाला एलिमेंट इस पहले वाले समुच्चय से आएगा, दूसरा वाला एलिमेंट इस दूसरे वाले समुच्चय से आएगा। क्लियर है ना? तो आप इसे अच्छे से लिख लेंगे। अब एक चीज़ और भी लिख लीजिएगा, अगर ए में एन एलिमेंट हो, अगर ए में एम एलिमेंट हो, ठीक है ना, और बी में कितने एलिमेंट हो, एन एलिमेंट हो। क्लियर है ना? तो एक राशि में कितने एलिमेंट होंगे, एम एन एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी इस चीज़ को हम बताते हैं कैसे। नंबर ऑफ एक राशि बी क्या हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। क्लियर है ना? एम इंटू एन हो जाएगा। अभी इसी चीज़ को हम अच्छे बताते हैं। क्लियर है ना? तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, इसी एग्जाम्पल करवाते हैं अभी आपको। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लैरिटी आए इस चीज़ को लेकर के। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने माना कोई ए समुच्चय है, इसमें 1 2 3 है, ठीक है, और एक समुच्चय बी है, इसमें 3 4 5 एलिमेंट है। क्लियर है?
3 4 5 ना मानिए, 3 4 ही ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी कैसा होगा, डिफिनीशन लिखेंगे पहले हम। ए क्रॉस बी पेयर ऑफ ए बी सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। क्लियर है ना? तो इसी चीज़ को आप देखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, इस चीज़ को भी बताएंगे आपको, ठीक है ना, नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, मतलब सारे एलिमेंट को चूज करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक 3 से जुड़ेगा, कैसे आएगा, एक ए में आ रहा है ना, ठीक है ना, और 3 बी में आ रहा है, तो 1,3 हो जाएगा बाय डिफिनीशन। 1,3 देखो बी में प्रत्येक बी के लिए होना चाहिए ना, तो 1 4 भी होगा, एक ए में आ रहा है तो क्या होगा, 1 4 होगा। क्लियर है? ऐसे 2 3, 2 ए में आ रहा है, 3 बी में आ रहा है, ठीक है, 2 4। अब देखिए 3 3 3 4, ठीक है। अब आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्लियर है ना? तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो ए में एलिमेंट है, नंबर आप है कितने हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने मिल गए आपको। अब इसका एक एलिमेंट ऐसा होगा पेयर ऑफ ए बी जैसा, तो पेयर ऑफ 1,3 1,3, ठीक है ना। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 6 एलिमेंट मिल गए ना, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है? और नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ ए कितने हैं, कितने एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, m इंटू एन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, इसमें m एलिमेंट था, इसमें n एलिमेंट था, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट आ रहा है ना। यही चीज़ लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसे आप भली भांति नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये संबंध को समझने के लिए एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी बताते हैं क्यों। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसी के माध्यम से संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात और भी समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, एक बात और है, अगर इसमें हम बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहें ना, तो जितने एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे उतने एलिमेंट बी क्रॉस में होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप बताते हैं हम कैसे। अगर आपको बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, पहले बी को चूज करेंगे, फिर ए को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे हम, इसमें कुछ एलिमेंट आएगा बी ए जैसा, सच डैट फॉर एवरी बी बिलोंग टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग टू कैपिटल ए। क्लियर है? इसे आप देख सकते हैं। आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, बी क्रॉस ए। तो बी से देखेंगे ना, 3 4 है, तो 3,1 भी हो सकता है, 3,2, 3,4। यहाँ पर देखिए, अब 4,1, 4,2, 4,3, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बी क्रॉस से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे ना, 3,1, यहाँ ध्यान देंगे, 3,1 और 1,3 बराबर नहीं है, ठीक है ना। 1 3 से जुड़ा हुआ है और 3 1 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़े होंगे 1,3, याद कीजिए निर्देशांक ज्यामिति में 1,3 और 3,1 आपस में अलग अलग होते थे। आइए दिखा देते हैं हम इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ पर 1 होता था आपका, यहाँ पे 2 होता था, यहाँ पे 3 होता था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। अगर हम इसको ले लेते हैं ए, है ना, इसको क्या ले लेते हैं बी, वहाँ पे एक्स वाई का था ना, तो ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3, तो 4 5 को मिटा सकते हैं हम, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ही लेते हैं।
बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं और यहाँ पे 4 आ रहे हैं। क्लियर है ना? इसी चीज़ का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दे रहे हैं, ज्यामिति व्याख्या इसका हम कर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 3 आ रहा है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे अगर एक रास बी है तो ए को एक्स अक्ष पे लेंगे और बी को वाई अक्ष पे लेंगे। क्लियर है? तो ऐसे देख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 कामा क्या आ रहा है? 3। तो 1 कहाँ पर होगा? तो हम क्या करेंगे, ऐसे रेखा ड्रा कर लेंगे 1 को। ठीक है ना? एक्स अक्ष पे 1 आएगा, 3 कहाँ आ रहा है? वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे ऐसे ड्रा कर लेंगे। तो यही जो बिंदु आपका आएगा ये क्या होगा? 1 कामा 3 होगा। ये बिंदु क्या होगा आपका? 1 कामा 3। ठीक है ना? और इसी प्रकार से आपको क्या चाहिए? 1 कामा 4। यहाँ से 4 को ड्रा कर लेंगे, लाइन तो ऐसे ही जा रहा है। 1 कामा 4 ये बिंदु क्या हो जाएगा? 1 कामा 4। इसी प्रकार से अन्य सारी चीज़ों को ड्रा कर सकते हैं हम। अगर हम क्या करेंगे, 2 को चाहिए तो 2 को ऐसे ड्रा कर लेंगे हम, ऐसे करके यहाँ से रखेंगे ना, तो यहाँ से मिला देंगे इसको। ये आपको क्या मिल जाएगा? 2 कामा 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? ये 2 कामा 4। ऐसे 3 का भी दिखा सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे आप। ठीक है ना? अगर हमें इसको दिखाना हो बी क्रॉस ए को, तो क्या करेंगे, बी को नीचे यहाँ पे बनाएंगे, ए को ऊपर बनाएंगे। ठीक है ना? तो अब इसको हम थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, अभी देखिए बी क्रॉस ए चाहिए ना, पहले वाले को हम कहाँ बनाएंगे? एक्स अक्ष पे, और इसको वाई अक्ष पे बना देंगे। क्लियर? तो ऐसे बना लेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? यहाँ पे देखिए 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये सिर्फ आपके समझने के पर्पज़ से है, इसका आपको सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? ताकि आप इसको विजुलाइज कर पाएँ कि 1 कामा 3 और 3 कामा 1 डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 3 कामा 1 है ना, तो 3 कामा 1 आपको कहीं यहाँ पर मिलेगा। तो 3 क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे ड्रा करेंगे, ऐसे इस पे हम लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है ना, सीधी। और 1 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रा कर लेंगे। जहाँ पे दोनों का आपको इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा, ये क्या हो जाएगा? 3 कामा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कामा 3 और 3 कामा 1 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर है ना? और यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ हो गया 3 कामा 1। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 कामा 2। 3 कामा 2 के लिए यहाँ पे आपको ऐसे ड्रा करेंगे 2 से, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3 कामा 2। समझ में आया? क्लियर है? और इसी प्रकार से आप क्या देख सकते हैं? 3 कामा 4, 3 कामा 4। यहाँ पर आप देखेंगे 3 कामा 4, यहाँ पर 3 कामा 2, 3 कामा 3 आएगा ना, यहाँ पे सॉरी 3 कामा 3 आएगा ना, 1 सेकेंड, 3 कामा 3 आएगा। ये चीज़ हम गड़बड़ लिखती हैं, 3 कामा 3 आएगा। क्लियर है ना? यहाँ 3 कामा 3 आप देख लेंगे, आप 3 कामा 3 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ऐसे इसको ड्रा कर देंगे तो 3 कामा 3 मिल जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। अब 4 से ऐसे ड्रा कर लेंगे, इसको 4 से एक लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे करके, तो इसको आगे बढ़ा देंगे आप। तो यहाँ पे आपको 4 कामा 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 कामा 2। यहाँ पे क्या मिलेगा? ऐसे बढ़ा देंगे इसको, 4 कामा 3। ठीक है, ये आपके समझने के पर्पज़ से था, ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि 1 कामा 3 और 3 कामा 1 दोनों अलग अलग हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ए कामा बी एंड बी कामा ए नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना? इक्वल कब होंगे? जब ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है ना? इक्वल कब होंगे? जब ए बराबर बी है। और कहीं लिख दिया गया है ए कामा बी इक्वल टू बी कामा है, तो इसका सेंस क्या है? ए बराबर बी हो गया। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़े होंगे। अभी बताते हैं इस चीज़ को, इसे बोलते हैं युग्म। इसे क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल अपने समझने की ज़रूर बना लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम इरेज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको एक विजुलाइज करवाते हैं, तो इस चीज़ को मिटाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ लिखेंगे, 2 युग्म है ना, 2 युग्म बराबर कब होते हैं? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हम बताएंगे संबंध क्या होता है।
पहले हम संबंध को समझाएंगे, उसके बाद उसका परिभाषा लिखवाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो युग्म बराबर होते हैं ना, अगर एक कह दें ए कामा बी, ये बराबर है किसके, एक्स कामा वाई के, ठीक है ना। तो इसके कहने का सेंस जो होगा, ये पहला वाला इस पेयर का पहला वाला एलिमेंट इसके पहले वाले के बराबर होगा, तभी तो बराबर है। तो क्या इंप्लाई करेगा, ए बराबर एक्स, दूसरा वाला जो पेयर होगा इसके दूसरे वाले के बराबर होगा, बी बराबर वाई। इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इस पे सवाल एक बनता है। वो सवाल क्या कहेगा, देखिए ऐसे सवाल कहेगा, सवाल कहेगा अगर x + 1 है ना 5 = 2y + 2, तो आपसे कहेगा x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, हम यही करेंगे इस डिफिनीशन से। इसका इस पेयर का अगर दोनों पेयर बराबर हैं, दोनों युग्म बराबर हैं, तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। कैसे, x + 1 बराबर 2, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे इस पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। 5 = y + 2। तो इसी को सॉल्व कर सकते हैं आप, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, और y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे 5 - 2। यहाँ बराबर x बराबर आपको 1 आ गया, y बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज़ को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये नोट कर लिए होंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हम आपको एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम इसको इरेज करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, है ना। तो देखिए संबंध को हम प्राय आर के द्वारा, अभी हम डिफिनीशन नहीं लिखा रहे हैं ना, तो पहले इसको हम समझाएं, तो अब इसका डिफिनीशन लिखवाएंगे, ठीक है। तो हम एक संबंध परिभाषित करते हैं आर। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, ए से बी में, ठीक है ना, ए से बी में परिभाषित करते हैं। तो ए क्या कहते हैं, आर ए भी पेयर में आएगा, ठीक है ना। अभी बताते हैं क्यों पेयर में आएगा। ये x, y है ना, सच डैट है, x, y से सच डैट है कि x बराबर क्या है आपका, x बराबर y है, ठीक है ना। अगर ए से बी में डिफाइन है ना, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। क्लियर है, x बराबर y है। तो आप यहाँ देखेंगे ना, तो 1,3, ठीक है, 1,3, 1,4, इसमें आप देख कर बताएं कि इसके लिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो आप इसे चेक करके देख सकते हैं, इसे आप चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 1,3 क्या इसके बराबर है, नहीं है। 1,4 क्या 1, 4 के बराबर है, नहीं है। 2, 3 2, 3 के बराबर है, नहीं है। 2, 4 क्या 2, 4 के बराबर है, नहीं है। 3, 3 के बराबर है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आपका आ गया 3, 3। क्या ऐसे एलिमेंट और भी मिल रहे हैं 3, 4 के बराबर है, नहीं है। तो ये भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब आपके जो एक संबंध है 3 आ गया है, आर आ रहा है ना, जो बेसिकली किसका सब ये चीज़ इसमें आ जा रहा है ना। तो आप थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। अगर कोई समुच्चय हो ना ए, इसमें 1, 2, 3, 4 हो, और कोई भी इसमें 2 और 3 एलिमेंट हो, 2 और 3 हो, ठीक है ना। इसके अगर सारे एलिमेंट इसमें आ जा रहे हैं, देखिए 2 और 3 है ना, ए में आ जा रहा है, तो बोलेंगे बीज सबसेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे, बीज सबसेट ऑफ ए। अगर इसको वेन डायग्राम से समझें तो आपका ये ए हो गया है ना, इसी के अंदर आपका बी आ गया। आप देख सकते हैं ए में 1, 2, 3, 4 हैं, बी में 2, 3 आ गया। जो इसमें आ रहा है जो उससे छोटा है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं बीज सबसेट ऑफ ए। मतलब कहते हैं बी उपसमुच्चय है समुच्चय ए का, ठीक है ना। समुच्चय बी उपसमुच्चय है समुच्चय ए का, इसको ऐसे राइट करते हैं। तो यही चीज़ कहा जाता है कि जो संबंध होता है आपका वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3,3 क्या इसमें आ नहीं रहा है, आ रहा है ना। तो ये क्या होता है, ए सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए बी क्या है, 2 अरित समुच्चय हैं, ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5। ए से बी में अगर संबंध आर परिभाषित है ए से बी में, अगर इसको हम बी से ए में कर दें तो मामला बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख रहे हैं ना, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय आएगा। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे अभी, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो इसको नोट कर लेंगे, अभी इसका डिफिनीशन लिखवाते हैं।
अब मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए अब लिखने का प्रयास करते हैं। आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देख सकते हैं संबंध ऐसा आया। ऐसा भी हम लिख सकते थे x ग्रेटर देन y, ठीक है ना। तो ऐसे संबंध आते हैं जो x ग्रेटर देन हो। तो कैसे होंगे? तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा, फाई का रिक्त समुच्चय हो जाता है, रिक्त संबंध बन जाता है ना। अभी बताते हैं। तो आप इसमें ये लिखेंगे, आप अब हेडिंग बनाएंगे आप, है ना, संबंध, ठीक है। आप हेडिंग बना लेंगे संबंध। अब हम बोलेंगे, आप लिखेंगे, अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से आप बनाएंगे, क्लियर है ना। तो हम बोलेंगे, आप लिखेंगे, और जो चीज़ें ज़रूरी होगी हम उसको व्हाइट बोर्ड पर लिख देंगे, क्लियर है। तो आप हेडिंग बना लीजिए संबंध, रिलेशन, ठीक है। तो आप लिखिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए नॉट फाई बी नॉट फाई, हो गया। तो ए से बी में परिभाषित संबंध आर, ऐसे इसको आप हिंदी में राइट कर लेंगे। ए से बी में परिभाषित संबंध आर, इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, आर ई डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, आर ई डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। आर परिभाषित है ए से बी में, ठीक है ना, जो भी बोले हैं आपको। आर परिभाषित ए से बी में, इन पे परिभाषित कोई संबंध आर ए से बी में ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। देखिए, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। कौन होता है? संबंध आर। संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। देखिए उपसमुच्चय का चिन्ह अभी आपको समझाया, उपसमुच्चय का मतलब क्लियर है ना। उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए के सारे अवयव बी में आएंगे, ठीक है ना, इस बात की गारंटी होती है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई आपसे रिलेशन का और संबंध का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको एक ही लाइन लिखना पर्याप्त होता है। अगर ए नॉट इक्वल टू फाई, बी नॉट इक्वल टू फाई, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो उन पर परिभाषित संबंध कहाँ से? ए से बी में ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ध्यान देंगे, अगर ए से बी में परिभाषित है तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। अगर ये बी से ए में परिभाषित होना तो बी क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को अभी इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर हम समझा पाएँ एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी और सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप आ गया, ठीक है ना, इसको आप बताते हैं। अभी हम आपको दिखाए थे, है ना, जो आर लिया था हमने, आर कहाँ से डिफाइन किया था? आर डिफाइन किया था ए टू बी में। एग्जाम्पल में आप इसे नोट कर लेंगे। अब ये डिफिनीशन आपके सिर्फ समझने के पर्पल, हमने इसको समझाया तब आपको लिखवाया है। तो आप ऐसे डिफिनीशन को लिखेंगे जैसे हमने लिखवाया है, ठीक है ना। तो आप देखिए आर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम अच्छे से थोड़ा और नोट कर देते हैं। ये चीज़ आप देख लेंगे, इसको हम इरेज करते हैं पहले। इस चीज़ को आप ऐसे भी ले सकते हैं, जो आर डिफाइन होगा आपका, आर कैसा होगा? पेयर ऑफ एक्स वाई सच डैट, है ना, सच डैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। यहाँ ध्यान देंगे, फॉर एवरी नहीं लिखे हैं, कुछ एलिमेंट आएंगे, कुछ हो सकता है ना आए, ठीक है ना। ये हमेशा किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, क्लियर है। इसी लिख देंगे। एक्चुअल डिफिनीशन आपका पूरा का पूरा डिफिनीशन दे दिया गया। और जब भी आपसे संबंध पूछेगा ना तो इसमें आपको एक्स और वाई में कुछ संबंध दे देगा, ताकि आप तभी लिख पाएंगे। एक सवाल के माध्यम से भी समझाने का हम प्रयास करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। अभी अब जो हम लिखे तो इसी चीज़ को लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे ए बराबर, अभी जो हम लिखे थे 1 2 3, ठीक है ना। बी को लिखे थे क्या? 3 और 4। तो ए क्रॉस बी क्या मिला था आपको? ए क्रॉस बी मिला था 1,3, 2,3, 1,3, 1,4 लिख लो पहले। ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ले सकते हैं। 2,3, 2,4, है ना, 3,3, 3,4। अभी एग्जाम्पल जो लिए थे वो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम एक संबंध परिभाषित करते हैं, ये चीज़ आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। या आप ऐसे दिया रहेगा आपको, संबंध जो परिभाषित है ए से बी में है, कैसा है? पेयर ऑफ एक्स का वाई जैसा है, सच डैट है एक्स बराबर वाई है,
तो ए किसका समुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा, ए क्रॉस बी का। तो इसी में से देखेंगे ना, देखिए यहाँ से देख सकते हैं x बराबर y क्या 1 3 के बराबर होता है, नहीं। 1 4 के बराबर होता है, नहीं। 2 3 के बराबर होता है, नहीं। 2 4 के बराबर होता है, नहीं। 3 3 के बराबर होता है, हाँ। तो ये चीज़ आ जाएगा। 3 4 के बराबर होता है, नहीं। तो इसमें यही एलिमेंट आ रहा है। क्लियर है ना, तो आप इसे देख लेंगे। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ किसका समुच्चय, उपसमुच्चय आ रहा है, ए क्रॉस बी का, देख सकते हैं आप। ये किसका उपसमुच्चय आ रहा है, ए क्रॉस बी का। अब मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि संबंध क्या होता है। एक तो संबंध होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम दो परिवारों के बीच का संबंध बताना हो ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोई फैमिली हो, बी कोई फैमिली हो ना, एक्स वाई सच दैट ऐसे आ रहा है संबंध, एक्स वाई का भाई है, तो जो भाई है ना वही आएगा उस संबंध में, ठीक है ना। जो भी नाम हो F1 F2 करके या M1 M2 करके दे देंगे उसको। अब इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं ना, इसके द्वारा हम किसी भी संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो आप इसे नोट कर लेंगे। अभी और सवाल बताते हैं इस पर, तो मैं ऐसा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो और भी देखते हैं चीज़ें इस पर। तो अगर इसको हम बराबर न दे करके अगर ऐसे कर देते हैं ना, अगर इस संबंध में आपको कोई भी संबंध नहीं मिलता है, जैसे कि देखो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना। अब यहाँ से डिफाइन हो गया ना ए से बी में, तो पहला वाला ए से जो आएगा दूसरा वाला बी से आएगा। कैसा होगा, x इज ग्रेटर देन y, पहला वाला दूसरे से बड़ा होगा। तो यहाँ से चेक करिएगा, क्या 1 3 से बड़ा है, नहीं है। 1 4 से बड़ा है, नहीं है। 2 3 से बड़ा है, नहीं है। क्या 2 4 से बड़ा है, नहीं। यहाँ देखिए पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा हो रहा है, ऐसे ही आएगा। कहाँ से आएगा, ए से बी में आ रहा है, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, इसी में से आएगा, है ना। तो एक चाहे ऐसे भी नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रहा है, ये फाई बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, फाई। तो ऐसे संबंध को क्या संबंध कहते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप, ये क्या बन गया, क्योंकि आपको ए से बी में कोई भी संबंध नहीं मिल पा रहा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट आए, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला, तो इसे क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। इसे आप नोट कर लेंगे, रिक्त संबंध होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले ए से बी में परिवार। ध्यान देंगे, लेकिन ए और बी क्या है, अरिक्त हैं। ध्यान दो, यहाँ ए और बी क्या है, अरिक्त हैं। ध्यान दे सकते हैं इस चीज़ को। ए नॉट इक्वल टू फाई है और बी नॉट इक्वल टू फाई है। एक संबंध मिल गया ऐसा इन पे कि जो अरिक्त संबंध है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाते हैं, एक और भी चीज़ें देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। अभी x इज ग्रेटर देन y लिए थे ना, अब हम क्या करते हैं, इसको x इज लेस देन y कर लेते हैं। क्या करते हैं, x इज लेस देन y, मतलब पहला वाला एलिमेंट क्या हो, दूसरे वाले से छोटा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट आपके मिल जाएंगे, लग रहा है यहाँ से। क्या 1 3 से छोटा नहीं होता, तो 1 3 आ गया। क्या 1 4 से छोटा होता है, बिल्कुल। क्या 2 3 से छोटा होता है, बिल्कुल आ जाएगा। क्या 2 4 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है ना। यहाँ देख सकते हैं, क्या 3 3 से छोटा होता है, नहीं आने वाला है। क्या 3 3 से छोटा होता है, नहीं होता है। तो क्या होगा, 3 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। क्लियर है ना, ये चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सारे के सारे नहीं, 3 3 को छोड़ करके। क्लियर है, इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख देना, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे संबंध क्या है, आपको संबंध बेसिकली मिल गया। ये भी क्या हो रहा है, उपसमुच्चय ही हो रहा है एक रास बी का, है ना। अगर हम इसको ऐसे भी लिख देना, यहाँ पर ध्यान देंगे बराबर वाला, तो बराबर वाला भी 3 3 भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 भी आएगा और 3 4 भी आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये बराबर आ गया किसके, एक रास बी के, ठीक है ना। क्या एक रास बी खुद का उपसमुच्चय होगा, बिल्कुल होगा। प्रत्येक समुच्चय खुद का एक उपसमुच्चय होता है, एक रास बी आ गया। तो ऐसे समुच्चय को जो सारे के सारे एलिमेंट को ए से बी में परिभाषित है, तो अगर एक रास बी आ जाता है पूरा का पूरा, तो इसे बोल देते हैं ऐसे सार्वत्रिक संबंध। इसे क्या बोलते हैं हम, सार्वत्रिक संबंध। यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, इसे आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आप भली भांति नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आ गए इसमें। क्लियर है ना। अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इरेज करते हैं। क्लियर है, तो अब इस चीज़ को हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है।
तो अब मिटाते हैं इस चीज़ को। तो आइए देखते हैं इस पे कुछ और चीज़ें कुछ देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे संबंध के प्रांत, परिसर, ठीक है ना, और सप्रांत। तो इसी चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कोई अगर मानेंगे x और y हो, a और b कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो हम मानते हैं x क्या हो, नॉट फाई हो, y क्या हो, नॉट फाई हो। ठीक है, इन पे परिभाषित कोई संबंध x टू y में हो। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या होगा, r जो आपका होगा x कामा y जैसा होगा। क्लियर है ना, सच डैट x बिलोंग टू कैपिटल X, y बिलोंग टू कैपिटल Y। ये किसका सबसेट होगा, x क्रॉस y का सबसेट होगा। क्लियर है ना, ये संबंध हो गया आपका। ठीक है ना, तो इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत कुछ और नहीं होगा, इसका जो प्रांत होगा आपका संबंध R का प्रांत। ठीक है, संबंध R का प्रांत डोमेन ऑफ R ऐसा होगा, है ना, डोमेन ऑफ R x सच डैट x y बिलोंग टू R। इस चीज़ को आप अच्छे से लिखिए, डिफिनीशन है ना, इस संबंध का R का प्रांत है। ठीक है ना, ऐसे होगा x y है ना, सच डैट x y बिलोंग टू R। पहले इसके R के पहले अवयव का समुच्चय ही होगा। ठीक है, अभी बताते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। संबंध R का सप्रांत कोडोमेन ऑफ R y सच डैट x y बिलोंग टू R। क्लियर है, आप देख सकते हैं इस चीज को। संबंध R का सप्रांत क्या होगा, x y सच डैट, सॉरी ये चीज संबंध R का प्रांत होगा ना, ये तो परिसर बन जाएगा। तो जो A से B में संबंध कहाँ से परिभाषित है, x टू y में ना, जो दूसरा वाला समुच्चय होगा ना, वही इसका क्या बन जाएगा, y। पूरा का पूरा सेट जो होगा y ये क्या बन जाएगा, इसका सप्रांत बन जाएगा। क्लियर है ना, आप देखते हैं इस चीज को। अब यहाँ देखिए, और हम ले लेते हैं इसमें, हाँ, तो संबंध R का परिसर रेंज ऑफ R, ये क्या होगा, y सच डैट x y बिलोंग टू R। इसे आप पहले लिख लेंगे, इसे आप अच्छे से लिख लेंगे। अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे जो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसे आप अच्छे से लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। एग्जाम्पल देते हैं, अब आपको बताते हैं कैसे। मान लेते हैं ना, अगर x कोई समुच्चय हो 2 3 4 करके, है ना, y भी क्या हो, y भी कोई समुच्चय, इसमें भी क्या हो 2 3 4 5 ले लो। ठीक है ना, एक संबंध हम बता देते हैं, एक संबंध आपको दे दिया जाएगा ना, एक संबंध दे दिया गया है ना, कैसा है, x कामा y जैसा है, सच डैट है x इज लेस देन y। ठीक है ना, x इज क्या है, लेस देन y है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप ज़्यादा एलिमेंट न लीजिए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x इज, तो यहाँ पर देखिए x इज लेस देन y है, तो यहाँ पर आप देखेंगे x क्रॉस y का एलिमेंट आएगा ना, तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ 2 ले लो, क्या करना है ले लीजिए 2 3 4 5। ठीक है ना, तो क्या इसमें 2 कामा 2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 2 से छोटा नहीं होता है। 2 कामा 3 नहीं आएगा, 2 3 से छोटा होता है ना, बिल्कुल आ जाएगा। 2 3 से छोटा होता है ना, इसका आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ऐसे भी देख सकते हैं 2 कामा 2 नहीं आएगा, 2 2 से छोटा नहीं होता है, 2 3 से छोटा होता आ जाएगा, 2 4 से छोटा होता आ जाएगा।
है ना। 2 5 से छोटा होता है, बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है ना। 2 5 हो गया। अब कुछ नहीं आने वाला। 3 2 से छोटा होता है, नहीं होता है। 3 2 आएगा, 3 2 से छोटा होता है, नहीं होता है। यहाँ देखिए 3 जो होगा 2 से छोटा होना चाहिए, तो नहीं आएगा 3 2। 3 3 आएगा, 3 3 से छोटा होता है, नहीं बराबर होता है। 3 4 से छोटा हो, बिल्कुल 3 4 आ जाएगा। 3 5 से छोटा होता है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए हम इसको इधर लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5। अब यहाँ देख सकते हैं 4 2 से छोटा होता है, नहीं होता है। 4 4 से छोटा होता है, नहीं बराबर होता है। 4 4 4 5 से छोटा है, तो 4 5 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको एक संबंध मिल गया ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंध आपको मिल गया ना। तो यहाँ पर आप देखिए इस संबंध का इसको मिटाते हैं। एक ऐसा है एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर है। कहने का मतलब एक्स सच डेट है, एक्स ऐसा एलिमेंट आ रहा है ना। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। एक्स सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 3 आ रहा है ना आर में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 4 आ रहा है, तो 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे समुच्चय में। 2 5 आ रहा है, 3 4 है, 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। 3 फिर आ रहा है, तो नहीं लिखेंगे। 4 आ रहा है ना, 4 5 आ रहा है हमें, तो 4 लिख देंगे। तो आपको क्या मिल गया इसका संबंध आर का प्रांत 2 3 4 मिल गया। क्लियर है ना। आप देखिए इसको एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। इसका पहला एलिमेंट आ रहा है ना, इसका पेयर का, तो 2 3 आ रहा है ना आर में, तो 2 आ गया इसमें। 2 4 आ रहा है, 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे। 2 5 आ रहा है, 3 बार नहीं लिखेंगे ना इसको। 3 4 आ रहा है, तो 3 लिख दिया हमने। क्या 3 5 आ रहा है, 3 लिखा हुआ है। फिर 4 5 आ रहा है ना, पहला एलिमेंट लिख रहा है इसमें। ठीक है। तो 4 5 आ रहा है, तो 4, और कुछ नहीं आ रहा, तो 4 हो गया। 2 3 4 इसका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा इस संबंध का। मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो इसको मिटाते हैं, तो इस चीज़ को लिख देते हैं। आप समझाने के लिए था ये चीज़ आपके। तो इसको मिटाते हैं, तो इसका इस संबंध आर का प्रांत क्या बन जाएगा आपका, 2 3 4। अब देखिए सप्रांत क्या है, वाई क्या है आपका, पूरा का पूरा वाई, पूरा का पूरा क्या है वाई, वाई का पूरा क्या है 2 3 4 5। क्लियर है ना। पूरा का पूरा क्या है 2 3 4 5। समझ में आया। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है ना। संबंध आर का परिसर क्या होगा, अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, हमें संबंध से ही देखना है। अब इसे आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना। इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके, पीछे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे आप। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स क्या था आपका, एक्स था आपका 2 3 4, और वाई क्या था 2 3 4 5। ठीक है ना। एक ऐसा आ रहा है वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर आ रहा है। ठीक है। ये क्या आ रहा है, वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 आर में आ रहा है ना, 2 3 आर में आ रहा है, तो दूसरा वाला एलिमेंट ले रहा है ना। यहाँ पे देखिए एक्स वाई आर में आ रहा है, तो वाई ले रहा है। तो 2 3 आ रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे हम। 2 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 2 5 आ रहा है ना, तो इसमें हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। यहाँ पे देखिए डिफिनीशन क्या कहता है, संबंध आर का परिसर क्या होगा, रेंज ऑफ आर या वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। यहाँ पर देखेंगे, इससे चाहते तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखवा देते, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें बहुत आसान होता है। इसको आपको परिभाषा ही समझ में नहीं आएगा, जब आप सवाल करेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 5 आ रहा है ना आर में, तो वाई वाला ले रहा है, दूसरा वाला पार्ट वाई है, तो वाई ले रहा है, तो वाई हमने ले लिया। 3 4 आ रहा है ना आर में, देखिए 3 4 आर में आ रहा है, तो 4 हमने ले लिया है, तो 4 लेंगे नहीं। 3 5 आ रहा है, 5 पुनः ले लिए। 4 5 आ रहा है आर में, तो 5 ले लिए। तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 3 4 5 आ गया। क्लियर है ना। तो आप देख सकते हैं इसका हमने इस चीज़ का, इस संबंध का हमने प्रांत, सप्रांत और परिसर लिख दिया। ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही जानेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप इसे अच्छे से इस वीडियो को आप देखेंगे। ठीक है ना, सावधानी के साथ अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को। पूरे हमने जहाँ तक हो सका है हमने बड़ी बेसिक से इसको बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में ना आता हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। इससे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है। पहले आप इसको लिखेंगे। ठीक है ना। हमने आर को डिफाइन किया था एक्स टू वाई में डिफाइन किया था। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। इसी चीज़ को नोट करने के बाद आप इसको लिखेंगे संबंध आर का प्रांत, संबंध आर का सप्रांत, संबंध आर का परिसर। ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल करवाएंगे इस पर। ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
हाँ, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा फिजिक्स का भी लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसका हमने क्लास 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट का लेक्चर बनाया है। उसमें प्लेलिस्ट है क्लास, जैसे कि आप वीडियो में जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 12th फिजिक्स का, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे क्लास 12th फिजिक्स एकेडमिक ईयर 2023 to 24, ठीक है ना, 2023 से 2024 वाला। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। उसका आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का विद्युत क्षेत्र था आवेश का 7 लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसका भी लेक्चर जैसे हमें समय मिलता है उसको अपलोड करते रहेंगे, और फिजिक्स का भी आपका तैयारी होता रहेगा, ठीक है। इसका भी ये फर्स्ट लेक्चर है आपका, है ना, मैथमेटिक्स का, तो इसको भी हम अपलोड कर देंगे। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, इसका आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन के समय आपको अच्छे से काम आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।